इनकी बात की है, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी, दोनों कौन सी स्कीम है? तो इनपुट के लिए दोनों स्कीम है। किसके लिए दोनों स्कीम है? इनपुट के लिए। अब अगर मैम हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो कैपिटल गुड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? ईपीसीजी स्कीम का फायदा लेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का स्कीम क्या बोलता है? अगर आपको कोई मशीन, कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने हैं, जिसको यूज करके आप कुछ तो मैन्युफैक्चर करोगे, जिसको आप या तो फिजिकली या तो डीम्ड एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो ऐसे केस में जो भी मशीन आपने परचेज किया है, इंपोर्ट किया है, उस पे हमको कोई ड्यूटी नहीं चाहिए। देखो सुनो, अब यहां पे मशीन आप चाहे इंपोर्ट करो या मशीन आप डोमेस्टिकली परचेज करो। अब मानो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करनी है। इस वाटर बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक मशीन खरीदनी है, ठीक है। अरे रे, एक मिनट। हाँ, वैल्यू एडिशन भी एक डिफरेंस है कि एडवांस ऑथराइजेशन में 15% का वैल्यू एडिशन है और डीएफआईए में 20% का वैल्यू एडिशन है। यानी हमको 6-7 पॉइंट्स पता है, जिसमें से 5 पॉइंट लिख के आओगे तो एग्जाम में बहुत है। करेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम बोलता है कि देखो, अगर मुझे ये बॉटल बना के एक्सपोर्ट करनी है, तो इस बॉटल को बनाने के लिए जो मशीन मुझे चाहिए, वो मशीन या तो मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ या फिर वो मशीन में क्या कर सकती हूँ, डोमेस्टिकली इंडिया से ही परचेज कर सकती हूँ। दोनों ही केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब अगर इंडिया से ही परचेज करती हूँ तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी एप्लीकेबल है उस मशीन पे तो। अगर इंपोर्ट करती हूं तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी मुझे भरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हैंड मशीन यहाँ पे नहीं चलेगी। नई मशीन के लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है। तो भाई प्री डिलीवरी, प्रोडक्शन करने के पहले के स्टेज पे यूज करने के लिए मशीन चाहिए, या मशीन को हम मान लो असेंबल्ड कंडीशन में मंगवाते हैं कि पूरा मशीन असेंबल्ड है, या सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में मंगवाते हैं, डोमेस्टिकली मंगवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्री स्टेज में, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में, या मान लो बॉटल का इंस्पेक्शन करना है, बॉटल मैन्युफैक्चर हो गई, इंस्पेक्शन करने के लिए मशीन मंगवाई, पोस्ट प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन के लिए तो भी चलेगा। यानी जो भी मशीन आप मंगवा रहे हो वो प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर प्रोडक्शन किसी भी स्टेज पे यूज हो सकती है। मशीन कैसे भी आ सकती है, असेंबल्ड फॉर्म में आ सकती है, सेमी नॉकडाउन फॉर्म में आ सकती है, कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में आ सकती है, सब कुछ चलेगा। मशीन डोमेस्टिकली इंडिया से परचेस करोगे तो भी चलेगा और बाहर से मंगवाओगे तो भी चलेगा। इट इज जस्ट दैट कि वो मशीन को यूज करके मुझे क्या करना है, या तो फिजिकल एक्सपोर्ट करना है या तो डीम्ड एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है। प्री ईपीसीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ईपीसीजी भी कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट करने के पहले अप्लाई करके भी ईपीसीजी ले सकते हो, एक्सपोर्ट करके दिखा दिया उसके बाद जाके भी आप ईपीसीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे केस में अपने को स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो अपने को मिलती है वो फिर अपन फर्दर ड्यूटीज पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर पोस्ट ईपीसीजी स्कीम में जा रहे हो तो जो ड्यूटी ऑलरेडी भर चुके हो, जैसा डीएफआई में पढ़ा था वैसा सेम यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि जो ड्यूटी भर चुके हैं उसके लिए अपने को ड्यूटी फ्री, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाती है। करेक्ट। लेकिन कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मैम, ये भी तो एक कंडीशन होगी, समझे। आज ये मशीन मंगवा तो ली मैम, ये मशीन इंपोर्ट कर ली मानो, और ये मशीन पे एक्चुअली देखने जाते तो 1 लाख की ड्यूटी थी। ये मशीन कोई नॉर्मल इंसान इंपोर्ट करता तो 1 लाख की ड्यूटी लग जाती, लेकिन ईपीसीजी स्कीम में मंगवाने से मेरी ड्यूटी बच गई, तो मैंने अपनी 1 लाख की ड्यूटी बचा ली। अब मैंने अगर 1 लाख की ड्यूटी बचाई है तो गवर्नमेंट मुझसे सामने कितना एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि समझना, ये मशीन को मंगवाने के पहले भी मेरा बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मानो चालू ही था। मेरे पास ऑलरेडी 3 मशीन थी, जिससे मैं बॉटल बना बना के एक्सपोर्ट कर रही थी ऑलरेडी। अब एक नई मशीन मैंने और मंगवाई है जो मैंने ईपीसीजी स्कीम में मंगवाई है। तो पहले तो गवर्नमेंट बोल रही है कि नई मशीन को एक बार के लिए साइड में रखो, जितनी मशीन्स आपके पास ऑलरेडी थी, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी था
आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी था, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो कंटिन्यू रखना ही है। यानी ऐसा समझो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको लिख के दिया है। हम बोल रहे हैं कि आपने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में इस मशीन को साइड में रखो ना, जो ईपीसीजी में नया आया है उसको साइड में रखो, उसके पहले भी प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आप कितना एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना तो आपको करके देना ही है। ये एनीवेज एक्सपोर्ट हो ही रहा था नया कैपिटल गुड आने के पहले, तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। प्लस अब हम बोल रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपने नए मशीन पे कितना ड्यूटी बचाया है, 1 लाख का ड्यूटी बचाया है ना, तो इंटू 6 यानी 6 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करके विद इन 6 इयर्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मैम मैंने इंपोर्ट नहीं किया, मैंने डोमेस्टिकली मशीन परचेस करके जीएसटी एक्साइज वगैरह बचाया है, तो डोमेस्टिकली जितना ड्यूटी बचाया उसका 4.5 टाइम्स, और अगर इंपोर्ट करके ड्यूटी बचाया है तो 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट मुझे 6 इयर्स के अंदर अंदर करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बोलो ये चीज समझ में आई सबको, हाँ या ना? हर्षित वो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस क्या बोला, ऑब्लिगेशन क्या है? तो ऑब्लिगेशन एकदम सिंपल है। ईपीसीजी स्कीम बोलता है अगर मशीन यूज करके आप कुछ बना के एक्सपोर्ट करने वाले हो तो ऐसे केस में वो मशीन आप चाहे इंडिया से परचेस करो चाहे इंपोर्ट करो, बस सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, चलेगा, आपको कोई ड्यूटी नहीं भरनी। अब ये मशीन आने के पहले भी आप कुछ तो बना रहे थे, कुछ तो एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना आप एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना तो आपको कंटिन्यू रखना ही है, वो बंद नहीं होना चाहिए। प्लस हम बोल रहे हैं कि नया मशीन पे कितना ड्यूटी बचाया है, इसके अलावा ये प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज एक्सपोर्ट के ओवर एंड अबाउट प्लस आपको इतना एक्सपोर्ट और करके देना है। कितना एक्सपोर्ट और करके देना है? तो अगर इंटरनेशनल इंपोर्ट ड्यूटी बचाया है तो उसका 6 टाइम्स विद इन 6 इयर्स, और अगर इंडिया में डोमेस्टिक ड्यूटी बचाया है तो उसका 4.5 टाइम्स विद इन 6 इयर्स मुझे एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। अब देखो मुझे क्या है, 6 मंथ्स का टाइम दिया है। देखो ये एडिशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये जो पर्पल से लिखा है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये तो यूं भी हो रहा था, आगे भी होना चाहिए, और प्लस अब नई मशीन के कारण ये एडिशनल और होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देखो 1 लाख का 6 टाइम्स 6 लाख का एक्सपोर्ट करके मुझे गवर्नमेंट को दिखाना था 6 इयर्स में। अगर मैं हाफ पीरियड में यानी कि 3 इयर्स में ही 6 लाख का 75% एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूं, अगर मैं 6 इंटू 75% which comes to 4.5, अगर मैं हाफ पीरियड में ही 4.5 लाख का यानी 75% का एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूँ तो रिमेनिंग 25% ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को मुझ पे विश्वास आ जाएगा कि ठीक है ना यार, इसको जितना टाइम दिया था उसके आधे ही टाइम में इसने 75% जो ऑब्लिगेशन था उतना तो फुलफिल कर दिया, तो धीरे धीरे करके 25% भी फुलफिल कर ही देगी, नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं, तो वो रिमेनिंग क्या हो जाता है, वेव हो जाता है, हमारे सर से वो तलवार हट जाती है। अगर हाफ पीरियड में जितना ऑब्लिगेशन है ये 6 टाइम्स वाला, इसका 75% भी अगर मैं एक्सपोर्ट करके बता दूं तो रिमेनिंग 25% बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा। फिर सरकार मान लेगी कि चलो ठीक है आगे जाके आप कर ही लोगे। से यस और नो, नहीं लगेगा सरफराज। चलो ईपीसीजी स्कीम यही बोलती है, सरकार तो और खुश है ना, सरकार बोल रही है कि अगर यार मशीन इंडिया से ही मिल जाती है डोमेस्टिकली तो आपको इंपोर्ट करना ही क्यों है, इंपोर्ट करोगे तो और थोड़ा बहुत फॉरेक्स तो हमारा जाएगा ही ना बाहर, तो एक काम करो, अगर आपको ये मशीन इंडिया में ही मिल जाती है तो हम इंडिया में ही कोई टैक्स आपसे नहीं कलेक्ट करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेंगे, लेकिन वही आप अगर डोमेस्टिकली परचेस कर लो तो हम तो और खुश हैं, तो हम आपको डोमेस्टिक ड्यूटी से भी फ्री कर देंगे। डोमेस्टिक ड्यूटी जितनी बचाई है उसका 4.5 टाइम्स बस एक्सपोर्ट करके दे दो, और इंपोर्ट ड्यूटी जितनी बचाई है उसका 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करके दे दो, ओवर एंड अबव जो आपका लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज एक्सपोर्ट था। यहाँ पे जिस दिन हमको ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट मिलता है, अप्लाई करके ईपीसीजी हम लेते हैं, वहां से 24 मंथ्स तक वैलिडिटी रहती है कि 24 मंथ्स तक आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। तो वैलिड फॉर 24 मंथ्स फॉर इंपोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। बोलो यस और नो एवरीवन। 3 स्कीम मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। कौन सी 3 स्कीम मैम? एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी और डीएफआईए। ईपीसीजी कैपिटल गुड्स के लिए था, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआईए दोनों अपने नॉर्मल इनपुट्स के लिए था, दोनों के डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग समझ गए हैं।
यस पीयूष। बोलो दिल दिल आग आग बॉम बॉम, जितना अपना ऑब्लिगेशन था उसका 75% अगर हाफ पीरियड में ही कंप्लीट कर देते हैं तो रिमेनिंग 25% वेव हो जाता है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यस गॉट इट। यानी जिस दिन आपको ईपीसीजी मिल जाता है ना, वहां से 24 मंथ्स के अंदर अंदर क्या कर लेना, इंपोर्ट करके ड्यूटी बचा लेना। जिस दिन आपको ईपीसीजी मिल गया वहां से 24 मंथ्स में क्या करना, इंपोर्ट करके अपनी ड्यूटी बचा लेना। करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू रोड टेप स्कीम। ईपीसीजी रिपीट करना है क्या? ईपीसीजी रिपीट कर दो मैम। ईपीसीजी सिंपल बोलता है, ईपीसीजी बोलता है कि देखो आप एक्सपोर्ट करने के पहले या बाद में, दोनों में ईपीसीजी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले करोगे तो ड्यूटी भरना ही मत, बाद में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो स्क्रिप्ट्स मिल जाती है बाद में जो आप फर्दर यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में डोमेस्टिकली मशीन परचेज करो चाहे मशीन को इंपोर्ट करो, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, आपसे कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। डोमेस्टिकली जीएसटी एक्साइज जो भी लगता है कुछ नहीं लेंगे, इंटरनेशनली जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है सब आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। बस हम चाहते ये हैं कि इस मशीन को लाने के बाद जो आप लास्ट 3 इयर्स में एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो आपको करना ही है, प्लस आपने अब जितना ड्यूटी बचाया है इंपोर्ट ड्यूटी उसका 6 टाइम्स आपको हमको एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा, और अगर डोमेस्टिक ड्यूटी बचाया है तो उसका 4.5 टाइम्स आपको हमको एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा 6 इयर्स के अंदर अंदर। अगर हाफ पीरियड में आप 75% ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेते हो तो रिमेनिंग 25% ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाएगा। वो फिर गवर्नमेंट को नहीं चेक करना है कि आपने किया या नहीं किया। और जिस दिन आपको डीएफआईए दिया जाता है वहां से 24 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। बोलो हाँ या ना, समझ गए? डन। चलो रोड टेप स्कीम अगेन सिंपल सी स्कीम है। रोड टेप स्कीम क्या बोलती है कि देखो एक प्रिंसिपल है, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स नॉट द टैक्सेस। हमको ये सारे बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं, हमको भाई एक्सपोर्ट करने पे जीएसटी का रिफंड मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, ये सारी स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे बेनिफिट्स क्यों दे रही है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट सिंपली बोलती है कि इस कंट्री के टैक्सेस दूसरे कंट्री पे बर्डन नहीं जाने चाहिए। यानी स्कीम सिंपली इस ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि टैक्सेस और ड्यूटीज कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब समझना, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज है, जीएसटी है, ये सारी ड्यूटीज तो हमको मिल जाती है रेमिशन स्कीम में, एग्जेम्पशन स्कीम में, इन सबका बेनिफिट लेके ड्यूटीज खत्म हो जाती है, गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती ड्यूटीज एक्सपोर्ट्स पे। लेकिन कुछ नॉर्मल टैक्सेस फिर भी रह जाते हैं। जब हम मान लो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हो सकता है कि कुछ म्युनिसिपल टैक्स टाइप, कुछ लोकल टैक्स टाइप हमारा और लग गया हो। छोटे मोटे टैक्सेस और ड्यूटीज हम यहाँ वहां भर देते हैं जिसका हमको कोई रेमिशन बेनिफिट तो नहीं मिलता है। वैसी चीजों के लिए गवर्नमेंट लेके आती है रोड टेप स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, तो गवर्नमेंट एक रेट नोटिफाई कर देती है, पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस आते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जितने का भी आपने एक्सपोर्ट किया है, जिस भी एफओबी वैल्यू का आपने एक्सपोर्ट किया है, उसका कुछ तो सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि भाई ब्लैंकेट बेसिस पे। मान लो अगर आपने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया तो 10 करोड़ का 0.5%, 1%, 2%, 3% कुछ भी जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है रोड टेप में, उतने परसेंटेज का आपको क्या मिल जाता है, ड्यूटी स्क्रिप मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कस्टम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आपको अगर खुद यूज करना है तो आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, दूसरी कोई एडिशनल ड्यूटीज नहीं। ये जो स्क्रिप्ट्स मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के काम आती है। और मानो ये आपका लास्ट एक्सपोर्ट था, मैम हमको तो आगे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है अब, तो कोई बात नहीं, आप इन स्क्रिप्ट्स को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। इतना ही है रोड टेप स्कीम, सिंपल सा बोलता है। क्या बोलता है कि भाई छोटे मोटे टैक्सेस यहाँ वहां तो और भी पे हो जाते हैं जिसका कोई रेमिशन बेनिफिट एग्जेम्पशन नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, तो आपका जो एक्सपोर्ट का एफओबी वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इतने परसेंटेज हम आपको क्या करेंगे, स्क्रिप्ट दे देंगे जो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। तो आगे कभी कोई इंपोर्ट पे बीसीडी वगैरह भरना है तो वो आप इन स्क्रिप्ट को यूज करके भर देना, और नहीं कुछ करना है तो कोई बात नहीं है, ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट होती है, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। मैम अगर किसी केस में हमने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, तो मानो वो 12 महीने 24 महीने जो आप बोल रहे हो उसमें हमने अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किए तो वो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी नहीं भरी थी वो अब भरनी पड़ेगी, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, फाइनल स्टार।